गई। भारत अनादि अनादिकाल से कभी जाति प्रधान नहीं रहा, कर्म प्रधान रहा है। यूजीसी की डिग्री लेने से ज्ञान नहीं होता, शिक्षक हो जाता है। और जब जब समाज में या राष्ट्र में लोग अपनी मार्कशीट, अपनी डिग्री की चिंता करते हैं, उसकी एक जीती जागती मिसाल बताता हूं। बहैसियत जर्नलिस्ट चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस पार्टी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया। वो इस्तीफा देने के लिए निकले तो सारा मीडिया खड़ा था, हम भी वहीं थे, पीएम के। अब उस दृश्य को जब जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने कहां चाणक्य, कहां परशुराम, कहां भगवान राम, कहां कृष्ण जी, हम उनकी विरासत के कैसे लोग थे भाई। प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देने जा रहे थे। लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो वहां एक बेंच पड़ी हुई थी जिस पे अक्सर पीएम के ऑफिस में जो लोग आते हैं उनका अपॉइंटमेंट देखता है। चंद्रशेखर तेजी से जा रहे थे। सडनली एक आदमी बेंच पे जो बैठा था वो भागा गया, सर सर करता हुआ। और चंद्रशेखर आपको जानते हैं, थोड़ा सा अक्खड़ मिजाज के आदमी थे। उनका क्या बात है भाई? सर आप जा रहे हैं? सर मुझे मेरी फाइल पे साइन कर दीजिए, मैं यूजीसी का चेयरमैन हो जाऊंगा। तो चंद्रशेखर ने उससे कहा कि इस पे प्राइम मिनिस्टर साइन नहीं करेगा, इस पे एचआरडी मिनिस्टर करेगा। और इतनी देर में क्यों आए हो तुम? तो आधे घंटे तक एचआरडी मिनिस्टर को ढुलवाया। और वो हमारे फिरोजाबाद के रहने वाले हैं थे, वो और कामों में बहुत बिजी रहते थे। कोई 40 से 50 मिनट लगे, तब तक मीडिया में खबरें चली कि चंद्रशेखर का मन बदल गया, ये हो गया, ये हो गया। खैर वो साइन हो गया, वो यूजीसी का चेयरमैन बन गया। और एक दिन पता चला कि वो देश का प्रधानमंत्री बन गया, जिसे मनमोहन सिंह कहते हैं। और ये मैं इस बात से जोड़ रहा हूं कि उसने भी प्राइम मिनिस्टर से नौकरी मांगी, कुछ और नहीं मांगा उसने। वो पूरी 10 साल तक प्रधानमंत्री होने के बाद अपनी डिग्री और नौकरी ही बचाता रहा। इसलिए आज वाले को आप अच्छा लगे न लगे, इसके पास डिग्री ही नहीं है। इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स था आपका कि आप तिलक लगा लेंगे तो एहसान भाई नाराज हो जाएंगे, ये सुबह सुबह प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद अमेरिका अंकल सैम क्या नहीं गया, ये नेपाल गया। क्योंकि प्रधानमंत्री है तो इसको नेपाल की यात्रा बनानी पड़ी, क्योंकि नेपाल जाने में उनसे तो नहीं मिलना था छोटे छोटों से। ये पशुपतिनाथ मंदिर में 5 घंटे की पूजा करने के बाद निकला और इतने तिलकों से लगा हुआ था। वो उसका ये एजेंडा नहीं था कि मोदी को कभी पूजा करने का मौका नहीं मिला। उसने हर सनातनी को मैसेज दिया कि मैं प्रधानमंत्री होकर के तिलक लगा सकता हूं, चोटी रख सकता हूं, पूजा 5 घंटे कर सकता हूं, तो तुम किस कॉम्प्लेक्स में मंदिर नहीं जाते। दैट वॉज द मैसेज। यहां से निकला तो उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ में फिर बैठ गया चद्दर लेके। ये मैसेज है भाई साहब। 15 साल मुख्यमंत्री रह के आया है, दुनिया की हर जगह जा सकता है, पैसा है, रुपया है, कोई दिक्कत नहीं है। उस मैसेज को आप, पता नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं नौटंकी है, हमारे लोग कह रहे हैं अरे नौटंकी कर लेते कम से कम पिछले 100 साल से, वो भी नहीं कर पाए। और इतनी उसने पूजा की। और आप सोच सकते हैं कि संविधान के पद पर शपथ लेने के बाद कोई आदमी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा के अंदर जजमान भर के बैठे। ये आपको मैसेज है, मुझे मैसेज है। और इतना मंदिर घूमा है कि जो दूसरा है उसने कुर्ते के ऊपर ही जनेऊ पहन लिया है। और जब तक वो जनेऊ पहन के कुछ और करे, वो तीसरी जगह चला जाता है। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा, मंदिर जाऊं तो गाली खाऊंगा, नहीं जा रहा हूं तो पहले गाली खाऊंगा, जनेऊ अंदर पहनूं बाहर पहनूं, कभी तिलक लगा रहा है, कभी कुछ कह रहा है। जो उसके एक्शन से आधा पागल कर दिया उसको। अब उस पागलपन में वो अगर ये कहता है कि मैं आलू से सोना बनाऊंगा तो उसे माफी है। मैं ये पूरी बात आपको इसलिए नहीं सुना रहा, ये सब देखी होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, आप अपने लोगों पे भरोसा कीजिए। सब कुछ बहुत परफेक्ट सिचुएशन है, ये नहीं है।
ये दिल्ली बहुत समझदार लोगों की जगह है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, विदेशों से लोग आते हैं, रोज मुलाकात करते हैं, बड़े से बड़ा अखबार पढ़ते हैं, लेकिन दिल्ली में ही लोग 2 किलो चावल और 1 महीने की बिजली पे बिक जाते हैं। बहुत बहुत अधिक लोग हैं, बड़े सनाढ़ लोग हैं। उनको इनको भी ध्यान रखना है, इसलिए बहुत सारी योजनाएं चला रहा है कि अगर तुम योजनाओं पे बिक रहे हो तो मैं भी योजनाएं चला देता हूं, लेकिन कुछ बदलाव के लिए सत्ता में रहना जरूरी है। लेकिन आप अब उससे कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन एक भी आदमी हिंदू बनने के लिए तैयार नहीं है। और रोज एक मतलब अपने घर में इतने काम नहीं जितने मोदी को रोज काम गिना देते हो आप। तो मेरा कहना यह है कि भाई बदलाव, मैं ये मानता हूं कि आप बदले ना, तो 2014 पैदा हुआ, और आपके बदलने का एहसास हुआ तो 2017 पैदा हो गया। क्योंकि कुरान मजीद ये कहीं फरमाता है, अब क्योंकि ये बचपन का पढ़ा हुआ है तो कंटेंट याद है, आप उससे बहुत ज्यादा पूछेंगे तो यहां एक्सपर्ट लोग हैं, अंबर जैदी हमारी बहन यहां मौजूद हैं। कुरान में एक जगह कहा गया है कि वो अल्लाह अपने बंदों से ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें जमीन पे भेजा है, तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिए, कुछ हिदायत दी है, तुम्हें उसी का पालन करना है। और उसमें वो ये कहते हैं कि अगर तुम ये नहीं ऐसा करोगे तो मैं जमीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें सही रास्ते पे ले आएंगे। अब कुरान मजीद ने यह नहीं बताया था कि आधा आस्तीन वाला 2014 में भेजूंगा, ये नहीं बताया। इसने काफी योजनाएं चला के समझाने की कोशिश की, ये नहीं माने तो उन्होंने 2017 में यूपी में भेजा। उसकी कुछ सुनी कुछ नहीं सुनी तो 2019 में गुजरात से एक और भेजा। तो यह सिलसिला इसलिए नहीं है कि वोट की जीत है, यह सिलसिला इस बात को बताता है कि सनातनी हिंदू अपने लालच जातिवाद से ऊपर उठेंगे तो सत्ता पे ऐसे लोग ही बैठेंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, मैं किसी, आप जानते हैं मेरा किसी पार्टी से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। इनके यहां भी बहुत सारे हैं जो कड़ी निंदा करते थे, उनको भी मैंने खूब तबीयत से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 5 साल में आपको ब्राह्मण ठाकुर बनिया ये वो जो कुछ रहना है रही है, या आपकी जाति पहचान हो सकती है, सब कुछ हो, हजारों विरोध हो, मैं कह रहा हूं पार्टी लाइन पे भी विरोध हो। आपका पार्टी लाइन पे विरोध है, जिन्होंने पहला सिपारा दूसरा सिपारा पढ़ा है उनको मालूम है कि किसको जिताना है। आप इस पार्टी में चले गए तो पार्टी के नाम पे आपका सनातन चला गया, आपकी आइडेंटिटी बदल गई क्या? भगवान राम कुछ बदल जाएंगे अगर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे? अगर आस्थाओं को बचाना है, सभ्यताओं को बचाना है तो सरकार में फिर उन्हीं लोगों को चुनिए। और 700 साल के बाद आप चाहते हैं कि एकदम परफेक्ट सरकार आ जाए, सब कुछ हो जाए, रामराज नहीं होगा। पूरी दुनिया देख रही है आपको कि ये भारत में हो क्या रहा है। आप मैसेज देने का तरीका देखिए। G20 तो पहले हमने तो नॉन अलाइंड का सुना था अपने जमाने में, G20 हुआ, मैसेज कैसे देते हैं, दुनिया को कैसे बताते हैं कि हम कौन हैं, उसके लिए इंडिया गेट नहीं दिखाया उसने। इसलिए उसने इंडिया गेट के अलावा जो दुनिया की टॉप 20 ताकतें थी उनके राष्ट्राध्यक्षों को नालंदा के सामने खड़ा किया, ये बताने के लिए कि हम ये थे, तुम्हारी ऑक्सफोर्ड और फलानी यूनिवर्सिटी ये पैदा भी नहीं हुए थे तब हम दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थे जिसको जिहादियों ने चलाया। आप सिविलाइजेशन की वॉर में सिविलाइजेशन के सिंबल इस्तेमाल करेंगे ना। तो हम लोगों ने अपने दौर में, हम इस बात से खुश हैं, अगर कल भी चले गए तो दुख नहीं होगा कि हमने अपनी भूमिका किसी से कही नहीं, संगठन बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। आज प्रवचन लोग कुछ भी दे दें, टीवी पे बैठ के कुछ भी बदल दें। इस देश के टेलीविजन में 20 साल काम किया मैंने, वो जो एक बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है उसमें भी था। लेकिन आपने कभी वो ताकत नहीं दिखाई जिससे आपका नैरेटिव चले। अभी ने सिर्फ आपने टेलीविजन का रिमोट जो है ना,
अगर ये वाला हमारी बात नहीं कह रहा, इसे बंद करो। और जब आप वाला वो बात नहीं कह रहा, तो शाम को जो लाला का बिजनेस है, टेलीविजन इस पे नहीं चलता है कि बड़ी अच्छी स्टोरी चली, टेलीविजन इस पे चलता है कि विज्ञापन से आज कितना पैसा आया। तो जब आपने कहा कि ये बहुत बकबक कर रहा है, जो ग्रेटर कैलाश में था, उसे आपने बदल दिया, तो कपड़े बिक गए, जूते बिक गए, अब देके अडानी को चले गए। और जो आपका नैरेटिव चला दूंगा, इसी को देखेंगे कुछ दिन तक। ये बड़े ही चिल्ला चिल्ला के बोलता है, लेकिन चिल्ला चिल्ला के बोलने का समय है। तो पूरे भारत के अंग्रेजी मीडिया वाले भी अपने प्रोग्राम में राष्ट्रवाद, सनातन, कैसा लगता है अंग्रेजी में बोलना? आप अपनी ताकत को पहचाने तो सिस्टम बदला, सत्ता बदली, इसे कम से कम 50 साल तक जारी रखिए। ये जो आपकी मांगे हैं, ये हो जाए वो हो जाए, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडिया गेट पर जहां 10 जनपद के रिश्तेदार की मूर्ति लगी हुई थी, जॉर्ज पंजम की, जब उनकी हटाई गई थी तो कहा गया कि भाई यहां पे किसी की और की मूर्ति लगनी थी। इतने शातिर हैं ये लोग कि नहीं, यहां गांधी की मूर्ति लगेगी। वो दौर मैंने देखा है। और जब वहां मूर्ति लगने का समय आया तो बोले ये तो बड़ी बन गई, तो जा ही नहीं रही इसमें। कितने भोले लोग थे बेचारे। तो फिर किसी ने एक और निकाली, कहां से की, बोले ये इंदिरा गांधी की लगा दो। लेकिन भला हो उस जयप्रकाश नारायण का, भला उस राजनारायण का, लठ लेके खड़ा हो गया, नहीं लगने दूंगा। इंदिरा की मूर्ति नहीं लगी, गांधी की मूर्ति नहीं लगी। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए, समय आपके पास आएगा, तब आप उसमें अगर मगर मत कीजिएगा। हम भी अच्छी एक नॉर्मल जीवन जी रहे थे, लेकिन हम कोई अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। तुफैल भाई ने पूरे आदर के साथ, सत्कार के साथ जब बुलाया, तब तो मैं आया नहीं। और जब इन्होंने बुलाया ही नहीं, तो मैं पूना में था। मैंने 4-5 बजे पोस्टर देखा। मैंने ओम से पूछा कि क्या हम अवेलेबल हैं। मैंने फोन करके कहा कि मैं आ रहा हूं, तो बोली तुम्हारी तस्वीर ही नहीं छपी है। तो मैंने कहा तस्वीर नहीं छपी है तो क्या फर्क पड़ता है, आ तो सकता हूं मैं। तो मैं जबरदस्ती आया हूं। मुझे नहीं पता था कि तुफैल भाई मुझे इतने सारे लोगों के बीच में बोलने का मौका देंगे। तो एक डेस्टिनी आपसे कुछ करा रहा है। आप सब यहां बैठे हैं, मुझे लगता है कि इतने सारे लोगों को सुनने के बाद आप थक गए होंगे। नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि आप अपनी मर्जी से यहां नहीं बैठे हैं। कोई अपनी मर्जी से नहीं बैठा है। जिनको जाना था वो चले गए। इसलिए इस दौर में जो भी हो रहा है, सिर्फ उसके साथ खड़े हो जाइए। बहुत सवाल पूछने का न समय है, न टाइम है, न हालात हैं। सब कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इतनी जल्दबाजी में मत रहिए। हमने एक मुहिम चलाई कि इंडिया गेट के ऊपर मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब उसमें हमारी लीडरशिप कर रहे थे कि हम कुछ नहीं करेंगे। बहुत लोगों ने कहा कि यार ये ऐसे फालतू के काम करने से क्या फायदा है। उस मुहिम में हमने कहा कि इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अगर लगेगी तो आने वाली नस्लें ये पूछेंगी कि जिस आदमी को 1945 के एक जहाज एक्सीडेंट में आपने मरा हुआ दिखाया, और देखिए कांग्रेस ने क्या कमाल की चीज दिखाई है। 45 में सुभाष चंद्र बोस को मरा दिखाया और 1958 तक कलकत्ता में उनके घर की जासूसी हो रही है और ना उनकी किसी को जाति पता है, और ना लोग वो जो समझते हैं ना हम दो हमारे दो। जो हिंदुओं को 2 बच्चे, अमेरिका, बड़ा पैकेज, बेटी ये बेटा वो। सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहन थे, 9वां नंबर था। आज दुनिया में 14 में से किसी को कोई नहीं जानता, सिर्फ सुभाष को जानता है। इसलिए ये बीमारी है। नहीं क्या करना है, अगर ये नहीं करना है तो बेटा पैकेज पे अमेरिका पे है, कोविड में आएगा नहीं, पिताजी बूढ़े हो गए तो ये जमीन की रखवाली कौन करेगा? पुलिस कौन करेगा?
तो भारत माता का जो नारा आप लगा रहे हैं वो भारत माता को बचाएगा कौन? इसलिए सुभाष की मूर्ति लगी, और सुभाष की मूर्ति के साथ साथ जो 26 जनवरी 24 तारीख से शुरू होती थी वो 23 जनवरी से शुरू हुई। और कुछ काम इतनी खामोशी से किए कि 24 घंटे बाद लोगों को पता चला। एक पार्लियामेंट बन रही थी जिसमें कल आपने देखा रात में, वो पार्लियामेंट इनकम्प्लीट थी, और यकायक एक दिन अनाउंस हो गया कि कल पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन होना है। आधे से ज्यादा लोगों को तो इस देश में पता ही नहीं था कि ये क्यों कर रहा है। इसलिए जब आपकी निगाह वो होती है तो आपको चीज नजर आती है, हम उसके अलावा कुछ और देखते ही नहीं है। 28 मई को आधी पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया। 24 घंटे बाद आलू वालों को पता चला कि 28 मई को इसलिए किया कि सावरकर का जन्मदिन होता है। ऐसे काम होते हैं, जरूरी नहीं है कि सब सवाल पूछा जाए भाई। उसको मालूम है कि हमारे लोग सवाल बहुत पूछते हैं। 28 मई को सावरकर का जन्मदिन था और सावरकर का तैलचित्र बड़ा सा लगाया, और इतना स्मार्ट आदमी है कि सिर्फ वही शॉट दिखाया जब सावरकर की पूजा कर रहा था। अब सावरकर को लोग कहेंगे आई एम नॉट ए सावरकर, आई एम ए गांधी। तो तुम्हारे खानदान दर खानदान नस्लों में सावरकर पैदा ही नहीं हो सकता। तुम क्या बात कर रहे हो? सावरकर बनना आसान है। और आपको मैं एक चीज बताता हूं, वो जहां पत्थर लगा हुआ है कि इस पार्लियामेंट का फला फला डेट में, ये देखा किसी ने जाके? देखिएगा, कुछ बातें कहने का कैसे सरकारें लेती होंगी। मैं ये कोई क्रेडिट की बात नहीं कर रहा, और लोगों ने भी कहा होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं फोकस होकर कह रहा हूं इसलिए मुझे पता है। भारत के संविधान में जो प्रियम्बल बना हुआ है मक्खन भाई, उस प्रियम्बल के बारे में बहुत लोगों को जो लिखा हुआ है मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जब मैंने बात आपको बताई कि पहले पन्ने पर नंदी बना हुआ है, उसी में भगवान राम, मां सीता, लक्ष्मण सब उसमें बने हुए हैं, लेकिन यह काम हुआ कैसे? राजेंद्र प्रसाद ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। बंगाल के अंदर जो शांति निकेतन है, जहां बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट पैदा होते हैं, उनमें से नंदलाल बोस को बुलाया, और सरकार को किसी को पता नहीं चलने दिया। ना कोई वो सरकारी जगह मीटिंग हुई, और उनको बुला करके कहा ये संविधान की कॉपी है, कुछ अगले 1 महीने में छपने चली जाएगी, इसको पढ़ें, और कहां कहां किस किस चैप्टर में हमारे अनादिकाल में ये राष्ट्र कैसे चलता था उसके सिंबलों को डालें। और वो बनाने लग गए। नंदलाल बोस के अंडर में एक लड़का था जिसकी उस वक्त उम्र 22 साल थी, जिसका नाम है राम विहोर सिन्हा, जो जबलपुर के रहने वाले थे। उनकी 2007 में मृत्यु हुई है। उन दो लोगों ने वो चित्र बनाए, 22 चित्र बन गए। मैं और दूसरी कहानी में नहीं जा रहा। 22 चित्र बनने के बाद वो संविधान में यहां जब लगे तो प्रेस में कल जाना था, तो इस हलचल हुई कि कुछ चित्र हैं उसे एक बार देख लिया जाए। अंबेडकर ने बहुत अवॉइड करने की कोशिश की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्योंकि प्रेसिडेंट थे तो उनकी लिमिटेशन थी, लेकिन फिर भी पता चल गया। तो चचा ने उसमें क्या काम किया, उन 22 चित्रों में छत्रपति शिवाजी महाराज का भी चित्र है। क्योंकि अब इनका समझ में नहीं आता पंडित कहां बने थे। ये का पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने उस चित्र के साथ में एक चित्र और जुड़वा दिया। वो वहीं दिल्ली में बनाना पड़ा, और एक में टीपू चिपका हुआ है और दूसरे में अकबर चिपका हुआ है। सिर्फ 22 चित्रों में 2 ही पेज ऐसे हैं जहां 2 चित्र बने हुए हैं। लेकिन मैं उस बात पे लाना चाहता हूं कि देखिए, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी योद्धा हैं
कि 22 साल के लड़के से जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूछा कि तुमने ये जो चित्र बनाए हैं, जिसमें 18 चित्र उनके थे, कहा कि तुम इसका मेहनताना ले लो, पैसा देना चाहते थे। अब आज के 22 साल के लड़के को देखिए और उस समय के 22 साल के लड़के को देखिए। मैं बार बार सोचता हूं कि उनके बेटे से मिला, वो जीवित हैं, अच्छे संपन्न लोग हैं। तो जब राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि तुमने ये चित्र बनाए, इसका मेहनताना ले लो, तो उसने कहा वो नहीं लूंगा मैं, वो मुझे नहीं लेना। अब उसका